न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल विधानसभा में मंगलवार को वहां पर हंगामा किया गया है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि वहां पर किस तरीके से पार्टी ने वहां पर वॉकआउट किया। और दरअसल आज प्रश्नकाल के दौरान लेफ्ट के विधायकों ने राज्य मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और इसकी जांच से संबंधित सवाल पूछे। केरल विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और इससे पहले भी पिछले सप्ताह राज्यपाल के संबोधन का बहिष्कार करते हुए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी यानी कि वाम सरकार से पद छोड़ने के लिए कहा। पिछले लंबे अरसे से कोरोना महामारी से जूझ रहे हिमाचल वासियों के लिए अब राहत के दिन आने वाले हैं। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को पहले फेज में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन मिलेगी और हरियाणा के करनाल से कोविड वैक्सीन मिलेगी। पहले फेज में हिमाचल को 93,000 डोज उपलब्ध होंगे और सभी कोरोना योद्धाओं को निःशुल्क लगाई जाएगी। इसके लिए 386 कोल्ड चेन सेंटर भी बनाए गए। प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के उसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी है और उसमें 386 जो है हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जो बने हैं हिमाचल प्रदेश में वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। और अभी इसमें स्टेट लेवल का जो हमारा सेंटर है इसका वैक्सीन का वो शिमला है, 2 रीजनल मंडी और धर्मशाला है और वहाँ पर इसको पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे। और 46 सेशन जो है उसमें ये सेशन साइट्स जो है उसमें हमने प्लान की है। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले और पूरे देश भर में ये तय किया इस प्रोटोकॉल के तहत जो फर्स्ट फेज में एक तो ये वैक्सीन जो आ रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। दूसरी बात उसके लिए मैं आदरणीय कोरोना वायरस महामारी के फैलने के बाद अब बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के तरीकों में भी बदलाव आ गया है। गुजरात के मंदिरों में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को साष्टांग प्रणाम को अनुमति नहीं है। श्रद्धालु हाथ जोड़कर के केवल नमस्ते कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह कहा है कि इसके अलावा राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लाने की भी अब इजाजत नहीं दी जा रही है। राज्य में लॉकडाउन लागू होने के 75 दिन बाद जून में मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को फिर से खोल दिया गया था। भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बुधवार को थाईलैंड ओपन में खेल सकती हैं। दरअसल भारतीय बैडमिंटन संघ के सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को साइना की जो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वो गलत थी, इसलिए साइना बुधवार से थाईलैंड ओपन में हिस्सा ले सकती हैं। हालांकि इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले खबर थी कि साइना कोरोना से संक्रमित होने के कारण थाईलैंड ओपन से बाहर हो गई हैं। साइना के साथ करीबी संपर्क के कारण पारुपल्ली कश्यप भी टूर्नामेंट से हट गए हैं। BAI ने इस बात की पुष्टि की थी। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI ने बयान में ये कहा कि पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों खिलाड़ियों को कम से कम 10 दिन आइसोलेशन में रखने के लिए अस्पताल ले जाया गया और साइना के साथ करीबी संपर्क के कारण पारुपल्ली कश्यप भी टूर्नामेंट से हट गए थे। लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक साइना के अलावा HS प्रणय और पारुपल्ली कश्यप भी इस टूर्नामेंट में बुधवार से खेल सकते हैं। और वहीं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की अगर बात की जाए तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ताज़ा जानकारी दी गई है। मंगलवार को 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षाओं के बारे में अब ये नई जानकारी जो है वो दी गई है। डेट शीट जारी कर दी गई है। 10वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 23 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेंगी। 10वीं की परीक्षाएं सुबह की पाली में संपन्न होंगी और वहीं 12वीं की परीक्षा
दोपहर की पाली में संपन्न होंगी। एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और 15 मिनट छात्रों को OMR शीट भरने और पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जबकि दिव्यांग छात्रों को हर घंटे के बाद 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि परीक्षा में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का साया गहराता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई, ठाणे और परभणी में पक्षियों की मौत के नमूनों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का वायरस होने की पुष्टि हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग में स्थिति की समीक्षा की है। बता दें कि मुंबई के चेंबूर इलाके में रविवार को 11 कौवे मृत पाए गए और 2 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। इसके अलावा ठाणे में मृत पाए गए बगुलों और परभणी में मृत मुर्गियों के नमूने भोपाल स्थित ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में जांच के लिए भेजे गए थे। महाराष्ट्र के परभणी के मोरंबा गांव में मृत 900 मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से होने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में 8,000 से 10,000 पक्षियों को मारकर दफनाने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर दीपक मुगलीकर ने यह कहा है कि मुर्गियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू हुई है और इसके बाद गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को मारने का फैसला लिया गया है। साथ ही 10 किलोमीटर के इलाके को प्रतिबंधित जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर न किसी अन्य जगह से पक्षियों को लाया जाएगा और न ही यहां से कहीं और ले जाया जाएगा। एक मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है जो कि गाँव वालों की जाँच करेगी। राज्य के पशुपालन विभाग के सचिव अनूप कुमार ने यह कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और अंडों या चिकन का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। देश के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तर और पश्चिम भारत में चिकन की बिक्री कम हो गई है। चिकन कंपनियों की बिक्री घटने से कीमतों में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है और अंडों के दाम भी घटे हैं। हालांकि खुदरा कीमतें अभी कम नहीं हुई। दक्षिण भारत में चिकन की बिक्री में 30% की गिरावट आई और पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि बर्ड फ्लू से जुड़ी कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं। इससे चिकन और अंडे की बिक्री आधी रह गई है। वहीं भारत में बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान में फैलने का कोई मामला अब तक नहीं आया है। हालांकि अभी तक बत्तखों में ही बर्ड फ्लू की बीमारी दिखी है और देश में सबसे पहले 2006 में बर्ड फ्लू की बीमारी सामने आई थी। गुजरात में सूरत और वडोदरा जिलों में मृत पाए गए कौवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सूरत के पशुपालन विभाग के उपनिदेशक नीलम दवे ने यह बताया है कि सूरत के बारदोली तालुका के 2 जगहों से 4 कौवों का सैंपल भोपाल लैब भेजा गया था और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वडोदरा में 6 जनवरी को 25 कौवे मृत पाए गए थे। इनमें से सावली तालुका के वसंतपुरा गांव के 4 कौवों के सैंपल भेजे गए थे और इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इस बीच रविवार को वडोदरा के करजन तालुका के किया गांव में 57 कबूतर मरे हुए पाए गए। इनके सैंपल भोपाल भेजे गए। दोनों जिलों के प्रभावित गांवों के 10 किलोमीटर के इलाके में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ऋषिकेश स्थित एम्स परिसर में रविवार को 26 कौवे और 1 कबूतर मरा हुआ पाया गया। एम्स के PRO हेम भट्ट ने यह बताया है कि वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने मृत पक्षियों के सैंपल लिए हैं और इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इससे पहले भी राज्य के कई हिस्सों जैसे कि देहरादून में बॉम्बे बाग इलाके, गांधीग्राम, बंगाली कोठी और डोईवाला में पक्षियों की मौत हुई थी। देहरादून में एक ही दिन में 165 पक्षी मरे थे। इनके सैंपल बरेली स्थित लैब भेजे गए। राजस्थान के 13 जिलों में अब तक 2,950 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी है और इसमें से 2,200 कौवे हैं। प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक वीरेंद्र सिंह ने यह कहा है कि राज्य में अभी तक पोल्ट्री में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया। निगरानी के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है और बता दें कि राजस्थान में परिंदों की कई किस्मों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। आलम यह है कि 25 दिसंबर को प्रदेश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद अब 13 जिलों में उड़ते बुखार ने भी पांव पसार दिए हैं। अभी तक बर्ड फ्लू के मामले कौवों, कबूतर, मोर, तोते और दूसरे परिंदों में भी सामने आए हैं। गनीमत यह है कि अब तक बर्ड फ्लू
कोल्ड पोल्ट्री फार्म्स तक नहीं पहुंचा। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट के स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने बर्ड फ्लू से बचने के लिए विदेश से आए साइबेरियन और अन्य पक्षियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही श्रद्धालु और स्थानीय लोग बर्ड फ्लू को लेकर के जागरूक दिख रहे हैं और पक्षियों से सावधानी बरत रहे हैं ताकि उन्हें बर्ड फ्लू जैसी बीमारी से कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही स्थानीय निवासी इस बात को लेकर के भी काफी जागरूक हैं कि यदि कोई भी पक्षी मरा हुआ मिलता है तो उसको छूना नहीं है और तुरंत ही अधिकारियों को मामले की सूचना देनी है। देखिए, बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी भारत में दस्तक दे चुकी है और ये ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनमें इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ तीर्थनगरी ब्रज घाट है तो यहाँ पर बाहर के पक्षी, साइबेरियन पक्षी जो कि रूस से आते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक अलर्ट है कि हम लोग जो है किसी तरह से जो है उन पक्षियों से दूर रहें, उनसे दूरी बना कर रहें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह लोग जो है नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी दूरी बना कर रखें। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा सम्मिलित होने के कारण कोई बड़ी घटना हो सकती है। बर्ड फ्लू में ये भी एक तरीके का उसी तरीके का फ्लू वाला है। तो इसमें ये कि एक तो जो चिड़िया वगैरह है इनका है, इनसे छूना, और उसमें भी है कि अगर कहीं कोई मरी हुई चिड़िया पड़ी है तो उसको हाथ से, जैसे होता है कि हाथ से उठा के उससे डाल दिया, तो उसमें एहतियात लेनी चाहिए और कि दस्ताने पहने हों और उसमें इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे खबर करें कि यहाँ पड़ी हुई है। और यूपी के सिद्धार्थनगर में भी बर्ड फ्लू को लेकर के सतर्कता बरती जाने लगी है। जिला मुख्यालय पर पशुधन प्रसार अधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर के पोल्ट्री फार्मों की निगरानी के साथ ही चिकन की दुकानों से भी सैंपलिंग की गई। साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पशुधन प्रसार अधिकारी ने यह बताया है कि बर्ड फ्लू को लेकर के सतर्कता बरतने का निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है और उसी के क्रम में इस अभियान की शुरुआत की गई है। के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्देश है कि जो भी पोल्ट्री फार्म हमारे हैं उन पे प्रॉपरली सारी व्यवस्था होनी चाहिए, दवाओं का छिड़काव इत्यादि समय समय पर होने चाहिए और इन्फेक्टेड मुर्गे जो मार्केट में आ रहे हैं वो नहीं बिकने चाहिए। तो उसी की सैंपलिंग के लिए हम लोग एक छोटा सा अभियान अभी शुरू किए हैं। उसका आज पहला दिन है। बृहद रूप से अभियान चलेगा लगातार जब तक बर्ड फ्लू से हम निजात नहीं पा जाएंगे। सर, ये छोटे दुकानदार हैं, इनके पक्षियों का क्या मतलब स्थिति है, उसकी रखरखाव कैसे होना चाहिए, उनके क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सब हम लोग बता रहे हैं। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई भी मामला मिलता है तो शासन के संज्ञान में उसको देके उस पर जो है हमारी टीम लगी हुई है कार्रवाई करने के लिए। सारी टीम मिलके इस पर कार्रवाई कर रही है। आज आपका पहला दिन है अभियान का और आज जो काम कर रहे हैं उसी के तहत आज जो मुख्यालय पे जो पोल्ट्री फार्म से लोग अपना ला के मुर्गे और चूजे जो बेच रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं कहीं कोई इन्फेक्टेड मुर्गा ऐसा तो नहीं है जिनको काट के ये लोग मार्केट में बेच रहे हैं। इस तरह के लोगों को जिससे किसी प्रकार की कोई असावधानी ना हो, कोई बीमारी से। उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। मौसम विभाग ने सोमवार को यह कहा है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिम सूखी हवाओं के चलते ये परिस्थिति बनी रहेगी और 14 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। नतीजतन यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुँचने की पूरी संभावना है। और विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में भी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। 14 जनवरी को राजधानी में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इन इलाकों में सुबह कोहरा भी पड़ेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि इन इलाकों में 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। परेशानी तो भैया देखो अब इस टाइम तो बहुत ही है, थोड़ा काम में भी थोड़ा फर्क हो गया है। पहले सवारी आ जाती थी, अब नहीं आती है, ठीक है। और अपना थोड़ा हर चीज़ पे लोड पड़ रहा है इस टाइम। ठंड भी बहुत है इस टाइम। हम तो आपकी घर से पूरे पैक होके आते हैं, अपने सब चीज़ पहन उन के, जुराब वराब, जूते वूते सब चीज़ तैयार होके पूरे आते हैं। पहले के मुकाबले भी काम ठीक था, मगर अब ठंड पड़ रही है तो फर्क पड़ा होगा कस्टमर पे सर ऐसा है अब तो इस टाइम, पहले ये था कि अपना हो जाता था काम, अब नहीं हो पाता है थोड़ा।
सवारी जो है पहले आ जाती थी, अब ठंड ज़्यादा बढ़ रही है तो इसी मारे सवारी भी निकलने नहीं चाह रही। ये ठंड ज़्यादा हो रही है, हम खुद बैठे रहते हैं पूरी रात भर, हाथ तापते हुए आराम से हो जाता, मैं सुबह पता नहीं चलता कब हो गई। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, यहाँ रोड पर रहते हैं। इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी। ठंड ज़्यादा पड़ती है, लकड़ी जलाते हैं और कपड़े फपड़े डाल के फिर अपना टाइम पास करते हैं यहाँ पे। सुबह जब आप घर जाते हैं रात जी में, तो कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत सारी तकलीफ झेलते ही रहते हैं पूरी रात में। रात में ठंड लगती है, धुंध वगैरह सुबह मिलती है? धुंध वगैरह सब कुछ, पाउडर वाउडर रोड से उड़ उड़ के छा जाता है। और ये ठंड की थोड़ी ज़्यादा वो होती है ठंड ना, तो सिकुड़ जाते हैं सुबह तक। फिर घर में जाके थोड़ा रजाई सेकते हैं, तब थोड़ा सतर होते हैं। जैसे आपने बताया आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, जी कितना मुश्किल हो जाता है पूरी रात आप काटना? बहुत मुश्किल। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और अंसारी को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार का यह कहना है कि राज्य में 10 आपराधिक मामलों में अंसारी वांछित है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में होगी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने पंजाब सरकार और अंसारी से इस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। और यूपी सरकार ने अपनी याचिका में यह कहा है कि प्रदेश में अंसारी के खिलाफ गंभीर मुकदमे लंबित हैं, बावजूद इसके वो एक मामूली अपराध में 2 साल से पंजाब की जेल में है। अंसारी संघीय ढांचे और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है और यूपी सरकार का यह कहना है कि अदालत ने कई बार अंसारी की पेशी वारंट जारी किया, लेकिन जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंसारी को यूपी भेजने पर टालमटोल किया। राज्य ने यह कहा कि अंसारी को कानून का सामना करने के लिए यूपी भेजा जाए। पंजाब चाहे तो उसके मामले को भी यूपी ट्रांसफर कर दे। उसका कहना है कि पंजाब में अब तक अंसारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। मुंबई के मशहूर मुच्छड़ पान वाला शॉप के मालिकों में से एक रामकुमार तिवारी को एनसीबी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। कल दोनों जयशंकर और रामकुमार की जांच की गई और फिर रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुच्छड़ पान वाले का नाम उस समय एनसीबी के रडार पर आया जब उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सप्लायर्स के संपर्क में रहने वाले एक आरोपी ने लिया। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने शुक्रवार रात से लेकर के शनिवार की दोपहर तक मुंबई के 3 इलाकों में रेड की। 2 महिलाओं और एक ब्रिटिश नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही लगभग 200 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। एनसीबी ने एक बड़े अधिकारी ने एनसीबी को ये बताया है कि सजनानी के जांच के दौरान ये बताया है कि वो किस को ड्रग्स की सप्लाई करता था, जिसमें उसने मुच्छड़ पान वाले का नाम भी लिया है। वहीं उच्चतम न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को अमल पर लाने में रोक लगा दी गई है। फिलहाल आदेश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने स्वागत किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि कृषि कानूनों के अमल पर उच्चतम न्यायालय की रोक स्वागत योग्य और किसानों के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति का समाधान खोजने के प्रयासों में 3 विवादास्पद कानूनों के अमल पर रोक लगा दी और इसके साथ ही अदालत ने किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि ये चारों सदस्य पहले से ही काले कानूनों के पक्ष में हैं और अपना मत दे चुके हैं। ये किसानों के साथ क्या न्याय कर पाएंगे? ये जो आज कमेटी बनी, हमें बड़ी आशा थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चिंता जाहिर करने के बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा, पर जब इनका बैकग्राउंड जांचा गया काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है।
क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। किसानों को इस कमेटी से न्याय नहीं मिल सकता। एक लाइन की बात है, जो पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो पहले से ही काले कानूनों के साथ खड़े हैं, जो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करवाने के साथ खड़े हैं, ऐसे सदस्यों से कुछ न्याय नहीं मिल सकता। इस पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी का गठन कर दिया है। लेकिन किसान इस कमेटी से खुश नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इस कमेटी के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया है और इसी कड़ी में देर शाम भारतीय किसान यूनियन आर के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने यह कहा है कि हमने कल ही ये कह दिया था कि हम ऐसी किसी भी समिति के सामने उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन हमेशा की तरह आगे बढ़ेगा और इस समिति के सभी सदस्य सरकार समर्थक हैं और कृषि कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। क्रांति किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने भी कहा है कि हमने कल रात एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किसी भी समिति को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें विश्वास था कि केंद्र को उनके कंधों से बोझ उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक समिति का गठन किया जाएगा। आज कल रात हमने एक प्रेस नोट, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था, जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपने चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया और आज प्रेस में आप प्लीज, जिसको प्रेस में हमने विरोध किया आज। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की मांग को लेकर के किसान और सरकार के बीच महासंग्राम चल रहा है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक भी लगा दी है। वहीं किसानों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई है और ये कहा है कि उनकी मांग कोर्ट से नहीं बल्कि सरकार से है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर लिखित में कानून नहीं बनेगा, तब तक वो अड़े रहेंगे और आंदोलन यूं ही निरंतर जारी रहेगा।
साहब कई सारी चीज़ें अब की बार किसान को बिना मांगे मिल रही हैं। पहली बार ये कानून मिल गया बिना मांगे, अब बिना मांगे स्टे मिल गया। हमें स्टे की आवश्यकता ही नहीं थी, हमारा वकील नहीं गया वहाँ, किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। कोर्ट कोरोना एप्लीकेशन की जगह हमें स्टे दे रहा है कानून पे। एप्लीकेशन एक एलएलबी के स्टूडेंट के द्वारा लगाई गई, कोरोना से बचाव के लिए PIL लगी गई थी, और हमें जबरदस्ती स्टे दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो हम कोई शब्द कह नहीं सकते, लेकिन ये हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। फिर किसान पीछे हटेंगे जिस तरह से कह चुके हैं 26 जनवरी पर दिल्ली में शामिल होंगे परेड में? संभव ही नहीं है पीछे हटना। नेताओं के आदेश अनुसार आगे बढ़ने की तैयारियां लगातार जारी हैं। गांव-गांव में जन जागरण लगातार जारी है। 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर मार्च की सारी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं किसानों ने पंजाब के मोगा में कई गांवों में ट्रैक्टर रैली निकाली और इस ट्रैक्टर रैली में 200 के करीब ट्रैक्टरों पर किसानों ने मार्च किया और किसानों ने यह कहा कि अगर केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी के काले कानून वापस नहीं लिए तो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कि ਆਪਾਂ 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ 26 जनवरी ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर के पंजाब जेल से लाने पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब पुलिस ने सौंपने से मना कर दिया, जिसको लेकर के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने पंजाब के कांग्रेसी सरकार पर आतंकी संगठनों से जुड़े माफियाओं को बचाने का आरोप लगाया है। और पूर्व सांसद ने यह भी कहा है कि आतंकवादियों के संरक्षण के लिए कांग्रेस ने अपने कर्तव्य का और अपने धर्म का पालन किया है। आतंकवादियों को कैसे बचाया जाए उसका पूरा प्रयत्न कांग्रेस ने किया है। देखिए, मुख्तार अंसारी आतंकवादी हैं। मुख्तार अंसारी ने नित्यानंद राय की हत्या किया था, ये बात जग जाहिर है, हर कोई जानता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, कांग्रेस ने अपने धर्म का पालन किया है कि आतंकवादियों को कैसे बचाया जाए। वो आतंकवादी पंजाब के जेल में बंद है और पंजाब के जेल में आतंकवादी बंद यदि उत्तर प्रदेश में जाएगा तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझ करके आतंकवादियों की रक्षा के लिए मुख्तार अंसारी को जेल से छोड़ना नहीं चाहती है। ये सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर, प्रियंका गांधी के इशारे पर, पी चिदम्बरम के इशारे पर ये सबसे बड़ा आतंकवादी तुष्टीकरण की नीति उनकी है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही आतंकवादी तुष्टीकरण की नीति चली आ रही है और उस नीति का पालन इंदिरा गांधी ने किया। उसी नीति का पालन इस समय वर्तमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे से कांग्रेस सरकार कर रही है। चाहे कांग्रेस सरकार पंजाब की हो, चाहे कांग्रेस सरकार राजस्थान की हो, चाहे कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की हो, जहाँ कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का 49वां जन्मदिन है और इस मौके पर उन्हें लगातार बधाइयां मिली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा लगातार प्रियंका गांधी को बधाई दी गई और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी गरीब असहाय लोगों के साथ मिलकर केक काटकर प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कंबल बांटकर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक प्रदेश के जिलों में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे और इसके लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का माह जनवरी में दौरा कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत कुलदीप राव धमतरी और कांकेर जिले का दौरा कर निर्माणाधीन सड़कों की जांच करेंगे और इसी तरह से सुभाष चंद्रा बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा जिले का दौरा करेंगे।
छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में नवा रायपुर के ऊपरवार स्थित पुरखोती मुक्तांगन निर्माण और संचालन समिति की बैठक हुई और बैठक में पर्यटकों की सुविधा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। संस्कृति मंत्री भगत ने यह कहा कि पुरखोती मुक्तांगन के कई पेड़ पौधों में सिंचाई के लिए समुचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्होंने पर्यटकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण वातावरण के लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग मंत्री स्वाति सिंह वृंदावन पहुंची, जहां पर उन्होंने नगला रामताल स्थित कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन का निरीक्षण किया और बता दें कि निराश्रित विधवा माताओं को आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। सदन में निवासरत माताओं को सुरक्षा की दृष्टि से वैकल्पिक तौर पर चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के भरतपुर में कामा उपखंड के गांव सबलाना में ममरेज नामक एक ग्रामीण का निर्माणाधीन मकान अचानक से गिर गया। मकान में सो रहे करीब 10 लोग दब गए, जिनकी ग्रामीणों ने मलबे से बाहर उन्हें निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों का यह कहना है कि मलबे से सभी को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई है। साहब ये सबलाना में ममरेज का घर है साहब। ये सुबह 5 बजे के समथिंग गिर गया था अपने आप। तो इसमें बच्चे इसमें सो रहे थे, उन बच्चों को तो निकाल लिया, वो सही है। और एक औरत है साहब, वो थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। 3 बच्ची बकरियाँ साहब, उनकी वो मर गई हैं। 3 भैंस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम की सभा के दौरान हंगामा हो गया और दरअसल वहां पर अभिभावक महिला सीएम के सामने ट्यूशन फीस को लेकर के विरोध जताना चाह रहे थे और जिसको पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला नहीं मानी और सीएसपी
पल्लवी शुक्ला वीडियो में महिला को समझाते हुए ये कह रही है कि आप अच्छे घर से होकर के यहाँ पर गालियाँ बक रही हैं, जिस पर महिला ने कहा कि मेरा मोबाइल दिलवाइए, मैं चली जाऊँ। हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री में उगाही की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि उगाही करने वाले लोगों ने कुंडली थाना प्रभारी और टीम को घेर करके लाठी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमले में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हमले के आरोपी एक संगठन से जुड़ करके औद्योगिक क्षेत्र में उगाही करते हैं। हमले में फैक्ट्री मालिक के घायल होने की भी खबर है। एसएचओ और फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कुछ लड़कों के गुट ने चंद्रकुआ चौराहे पर एक युवक को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। भीड़ के बीच होती पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अकेले शख्स को लड़कों का एक गुट पीटने में लगा हुआ है। लेकिन इसमें शर्मनाक बात यह है कि इतनी भीड़ से इस शख्स को कोई भी बचाने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मिट्टी के अवैध खनन में लगे ओवरलोड वाहनों का वीडियो बनाना एक व्यक्ति के लिए महंगा साबित हो गया। अवैध खनन में लगे वाहनों का वीडियो बनाते हुए दबंगों ने व्यक्ति को दबोच लिया और तमंचे के बट से बेरहमी से पीटा। मारपीट में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। लेकिन अब घटना का जो वीडियो है वो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना मलबा थाना क्षेत्र के चंद्रलाही गांव की बताई जा रही है। पीड़ित ने बताया है कि गांव के रास्ते से मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर दिन रात गुजरते हैं, जिससे पूरा गांव धूल से परेशान है। उन्होंने जब इस मामले की शिकायत पुलिस को की तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ओवरलोड डंपर को रोक करके उसका वीडियो बनाने लगे और आरोप है कि इस दौरान कुछ दबंग आए और वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की जमकर के पिटाई की, ओवरलोड वाहनों को ले गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी। गांव से ओवरलोड ट्रक डंपर मिट्टी लेकर के जा रहे थे। पूरे गांव का विरोध था कि जिससे फसल का नुकसान होता है, आम आदमी का नुकसान होता है, रोड तोड़े दे रहे हैं। इसका हम लोगों ने पूरे गांव ने विरोध किया। इसमें ये दादा के गांव के ही ये दबंग लोग इसको ट्रक को पास करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। इसका वीडियो हमने बना दिया है और दूसरे ने ये ज़बरदस्ती आकर के जबरन हमको मारना शुरू कर दिया और 3 लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने दरवाजे से ले गए, जिसका नाम दीपक सिंह जो पूर्व फौजी है, इसके हाथ में उसके फादर का नाम सिंगल बैरल बंदूक था और उसका एक भांजा सुनील कुमार सिंह कछवा और उसका एक भतीजा धर्मेंद्र सिंह, ये तीनों लोग ले गए और उसने मुझे बट से मारा और इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि कौन कितना मुझे मारा। यूपी के मिर्जापुर जिले में युवा किसान ने धान की बिक्री ना होने से परेशान होकर जहर खा लिया। हालांकि उसे बचा लिया गया। बीटेक पास युवक विवेक एक कंपनी में इंजीनियर था, लेकिन कोरोना के चलते नौकरी गंवा बैठा और वहीं जिला प्रशासन का भी ये कहना है कि युवक ने पारिवारिक विवाद की वजह से जहर खाया। जानकारी के मुताबिक जनपद के जमालपुर थाना क्षेत्र के भदवल गांव में बनाए गए नेफेड के धान खरीद केंद्र पर विवेक का अपना कुछ धान बेचने के बाद बाकी बचे धान को बेचने के लिए सेंटर का चक्कर लगा रहा था और नेमो के चलते उसके बाकी धान नहीं बिक पा रहे थे और जिससे परेशान होकर के विवेक ने जहर खा लिया और इस समय उसका इलाज वाराणसी के एक अस्पताल में चल रहा है। वो बीटेक किया हुआ है और बीटेक करा, लेकिन लॉकडाउन में छटनी की वजह से इसकी नौकरी चली गई। ये आके गांव में सौजाबंदी या बटाईदार पे लेके खेती कम से कम 50 बीघा का कर रहा था, लेकिन इसकी जब ये केंद्र पे गया धान इसका, तो इसके धान को डिप्टी आरओ ने कह दिया कि ये फर्जीवाड़ा से इनका रजिस्ट्रेशन है। फिर इसके बाद दोबारा कहा कि आपके धान में बहुत पहिया है। वो बेचारा दोबारा उसको उसवाने के बाद इसके बाद केंद्र हो गया बंद होने के बाद डीएम साहब, एसडीएम साहब सबने आश्वासन दिया कि खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा, 5 दिन में खुल जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन अंत में ये हुआ कि वो इतना कर्ज में दबा हुआ था कि उसको जहर खाना पड़ा। एक बटाईदार के रूप में बन करके अपना पंजीकरण करके 20 दिसंबर को 70 कुंतल बेचा है, जिसका 1,30,760 रुपये मूल्य है।
और ये बटाईदार तहसील से मैनुअली उसके प्रारूप पे सत्यापित करने के बजाय इसको ऐसे ही तैयार करके ऑनलाइन। पंजाब के फरीदकोट के कैंट रोड पर एक बुजुर्ग महिला वकील के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला को बंधक बनाकर 2 लुटेरों ने नकदी, सोने की गहने, महंगी घड़ियां, मोबाइल फ़ोन और टैब लूट करके वो फरार हो गए। और सीआईए स्टाफ फरीदकोट के द्वारा इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जांच की गई, जिसके बाद अब दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से सामान भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि एक लुटेरा वकील महिला का ड्राइवर था। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੈਸ਼, ਘੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ बड़ा वधिया काम किया कि उस लुट खोह वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उहदे च ये गल एक स्पैशल आई। आजकल सिरोही जिले की पुलिस अपनी धौंस जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं सिरोही जिले के कालंद्री थाना पुलिस की, जहां पर थानेदार खुद एक महिला हैं और महिला होने के बावजूद उनका माँ की ममता वाला दिल पत्थर का बन चुका है। वरना कोई किसी बेकसूर व्यक्ति और उसकी 10 साल की बच्ची को क्यों रात भर इस भयंकर सर्दी में बीच बिना कंबल के थाने में बैठा करके रखेगा। इस प्रवासी युवक और उसकी बच्ची का कसूर बस इतना था कि वो अहमदाबाद से अपने घर निम्बोड़ा आने के लिए अहमदाबाद से शाम के वक्त बस से रवाना हुए और अहमदाबाद से रवाना हुई ये बस रात को 2:30 बजे सिरोही पहुंची, जहां से युवक ने अपने 3 साथियों को बुला लिया और जब ये सभी लोग अपने घर जा रहे थे तो पुलिस ने इन्हें बीच में रोका और पूछताछ के नाम पर थाने ले आई, जहां रात भर इन्हें थाने में रखा गया। कल शाम को अहमदाबाद से रवाना हुआ हूँ। मेरी बस लेट थी, इसलिए मेरे कम से कम सिरोही का उतरने का टाइम 2 के 3 के बीच में था, इसलिए लेट हो गया था। इसलिए मेरे गाँव से मैंने एक बच्चे को कॉल किया, मेरी बाइक लेके मुझे लिफ्ट लेने आने के लिए कॉल किया। वो उसने किया कि 2 बच्चों को और साथ में लेके आया, उनको सिरोही छोड़ना था। इस बीच में वो कालडी थाना क्रॉस करके आगे आ रहा था। जैसे कालडी थाना वालों ने उनको रुकवाया, उनके पास कागज़ वागज पूछे, लेकिन वो कागज़ सारे मेरे पास थे, डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम की मेरी गाड़ी थी और उनके पास लाइसेंस, एक बंदे के पास लाइसेंस नहीं था जो ड्राइव कर रहा था, उसका लाइसेंस घर पे पड़ा। 2 नाबालिग बच्चे पीछे बैठे थे, तो उन्होंने घबरा के पुलिस को संतोष जवाब नहीं दिया। नहीं देने की वजह से पुलिस वालों ने उसको बाइक को सीज कर दी और तीनों बच्चों को लॉकअप में कैद कर दिया। और जैसे ही मतलब मेरे से बात होती रहती थी, उसने बोला हाँ आजा भाई हम सिरोही खड़े के उसके बात करवा रहे थे। और जैसे ही मैं सिरोही उतरा तब सामने पुलिस थाने की गाड़ी थी और मैं और मेरे साथ में एक छोटी बच्ची थी, 11-12 साल की बच्ची है, जो बोल भी नहीं सक रही है मुँह से भी। यूपी के बदायूं में पुलिसकर्मियों द्वारा चौकीदार के नाबालिग बच्चे से बाल श्रम करवाया जा रहा है और साथ ही बच्चे को पगार में 100 रुपये भी दिए जाते हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र के कस्बा वागरेन में चौकी पुलिस द्वारा खाली पड़े यात्री शेड की मरम्मत करवा करके उसमें पुलिस के बैठने का स्थान बनाया जा रहा है, जिसमें काम करने के लिए चौकीदारों को भी लगाया गया है। वहीं एक नाबालिग बच्चा भी इसमें काम कर रहा है। नाबालिग रचित ने यह बताया है कि उसकी उम्र 14 साल है और मजदूरी करने पर पुलिस अंकल उसे 100 रुपये भी देते हैं। शरीर में थकावट होने पर उन रुपयों से वो हल्दी मिश्रित दूध पी लेता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तरफ बाल श्रम रोकने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है और वहीं अगर बात की जाए तो सरकार के ही नुमाइंदे सरकार की फजीहत कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। कानून का पालन कराने वाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो आम जनमानस में इसका क्या संदेश जाएगा। क्या नाम बेटा तेरा? रचित। तो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं आप? नहीं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। मेरे पापा की ड्यूटी है ना चौकीदार की, तो उनके बदले मैं आ जाता हूँ काम करने। अभी आपने बताया कि आपको 100 रुपये दिए जाते हैं काम? हाँ, काम करता हूँ तो 100 रुपये दे देते हैं मुझे खाने के लिए। कौन देते हैं 100 रुपये?
वो सिपाही दे देते हैं, वो नहीं है पुलिस वाले अंकल, वो खाने के लिए दे देते हैं। थकान होती है ना तो घर पे जाके मैं दूध पूध पी लेता हूँ हल्दी में डाल के। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उम्र कितनी बेटा आपकी? ऐसी होगी 15-13 होगी उम्र। अच्छा, गांव कौन सा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव में जिला बदायूं, तहसील वसोली, डाकखाना बगरैन। अच्छा अच्छा, बगरैन के रहने वाले हैं? हाँ। पापा का क्या नाम आपके? राजस्थान में पाली जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन पर लगभग 9 महीने बाद दिल्ली मेल पहुंची और क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और लाइफलाइन माने जाने वाली इस ट्रेन के मारवाड़ पाली पहुंचने पर क्षेत्र की जनता और सामाजिक संगठनों ने ट्रेन के पायलट और गार्ड समेत रेलवे कर्मचारियों को माला पहना करके उनका स्वागत किया और साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार भी जताया। बिल्कुल यात्रियों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी और काफ़ी गाड़ियाँ चल रही है और रेल प्रशासन इस विषय में पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे सभी गाड़ियाँ स्टार्ट करते जा रहे हैं और ये रेलवे के लिए और यात्रियों के लिए अच्छी है। मारवाड़ स्टेशन पर दिल्ली मेल पहुंची और 9 महीने बाद जब ये रेल वहां पर पहुंची तो क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने ड्राइवर का जोरदार स्वागत किया, पगड़ी पहनाई और उसके बाद उनको माला पहना करके उनका स्वागत वहां पर किया गया। इस तरीके से जब रेल वहां पर एक लंबे समय के बाद पहुंची है जो कि लाइफलाइन मानी जाती है, मारवाड़ स्टेशन पर ये रेल अब वहां पर पहुंची दिल्ली मेल और इसी खुशी में वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से रेल के जो ड्राइवर हैं उनका स्वागत किया गया। रामनगरी अयोध्या की सीमा पर बिक रहे मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराने की मांग की जा रही है और इसको लेकर के अनशन करने की तैयारी में भी वहां पर कुछ महंत लगे हुए हैं। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को पुलिस ने रोक दिया। तपस्वी छावनी पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रशासन ने परमहंस दास को उनके ही आवास पर रोक करके उनसे निवेदन किया था कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरीके के कार्यक्रम ना करें क्योंकि जिले में धारा 144 लगी है। प्रशासन के निवेदन को मानते हुए परमहंस दास ने 14 जनवरी तक का समय प्रशासन को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मकर संक्रांति तक अयोध्या के परिक्रमा पथ के किनारे लगने वाले मांस और मदिरा की दुकानें नहीं हटाई जाती तो फिर 16 जनवरी से वो आमरण अनशन करेंगे। सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी है, वहां से अंडा मांस मदिरा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए 2018 में मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को पत्र भेजा था, जिसमें जो है वहां से आदेश स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने जिला प्रशासन को किया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 5 कोस में ही करके और जो है ये होगा कि अयोध्या 5 कोस में ही है। पूरे देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है जिसकी वजह से लाखों पक्षियों की जान जा चुकी है। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले में चल रही मीट की दुकानों की ना तो नगर निगम, ना ही पशुपालन विभाग और ना ही स्वास्थ्य विभाग के पास कोई पुख्ता जानकारी है। अंबाला में मीट की दुकानें कितनी हैं इस बात का किसी विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस जानलेवा बीमारी को लेकर के जब सरकार भी अलर्ट जारी कर चुकी है तो हमने इलाके में पड़ताल की, जिसमें सबसे पहले पशुपालन विभाग में गए और जहां पर विभाग के अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो अंबाला में कितनी दुकानें हैं जिसको मीट बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी नगर निगम से मिलेगी क्योंकि नगर निगम द्वारा ही मीट की दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है। और नगर निगम में इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे तो जानकारी नगर निगम से मिली वो होश उड़ा देने वाली थी। नगर निगम के अधिकारी ने खुद माना कि अभी तक किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को नगर निगम द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है क्योंकि वो सरकार द्वारा दी गई औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं। जितने भी मीट शॉप्स वगैरह है उस सारों का एमसीडी लाइसेंसिंग करती है, या अगर गांव लेवल पे कहीं भी कोई दुकान बना के बेचता है तो उसमें परमिशन पंचायत देती है और वही लाइसेंस देते हैं उन लोगों को। देखो, अगर कहीं कैजुअलिटी होती है मास लेवल में, पोल्ट्री वगैरह में या वाइल्ड बर्ड्स के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उस पर तो हमारा विजिलेंट कंट्रोल है और उनकी सेग्रीगेशन के लिए अभियान शुरू कर दिया जा चुका है। जैसे अम्बाड़ा में तो ये अभी तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं।
अगर सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मेरे ख्याल से किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि वो औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं जब तक वो सीएमओ ऑफिस से अपना फूड लाइसेंस या कुछ नहीं करते। और जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस है कि हर एक चीज़ को पालना करेगा, अभी तक कईयों ने मीट वालों ने लाइसेंस अप्लाई किया है बट उनके द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई, इसलिए हमने उनको किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं दिया हुआ मीट को। मीट की दुकानें का जो रजिस्टर करने का ये वो है, वो हमारे दायरे में नहीं आती हैं, ये कारपोरेशन में द्वारा उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। बाकी सैम्पलिंग की है जो फूड सैम्पलिंग विभाग द्वारा उनकी सैम्पलिंग की जाती है और वो जो FSO साहब से मेरी बात हुई है वो सैम्पलिंग की जा रही है। ये अधिकारी से बात की जाएगी और वैसे भी इस बारे में जो भी है उनको निर्देश जो है मीट वेंडर्स को दिए जाएंगे कि अपने लाइसेंस वगैरह बनवाएं, ताकि और बाकी अगर कहीं पे भी कोई सस्पेक्टेड या कोई वो होती है तो हम सैम्पलिंग की जाएगी। नुकसान तो बहुत हो रहा है जिसमें चिकन कोई ले ही नहीं रहा, जो सामान आया वो खाते ही कोई नहीं, तो सारा फेंकने वाला काम हो गया। लाइसेंस तो जी ऐसा है कि वो जाते हैं बनाते हैं नहीं। एक बार पहले बनाया था कमेटी ने, जो 25-30 रुपये में बनता था हर महीने, वो ले जाते थे पैसे यहाँ से आकर। उसके बाद उन्होंने पक्का लाइसेंस हमारे को इशू नहीं किया, जब बनेंगे सबके। चलिए इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर निशाना। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने खोली पाकिस्तान की पोल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों को 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही हैं। आतंकवाद से कई दशकों से लड़ रहा है भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, विदेश मंत्री ने यूएनएससी में पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोलते हुए ये कहा कि आतंकवादियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। आतंकवाद से कई दशकों से भारत लड़ रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोली है और साफ तौर पर ये जो आरोप पाकिस्तान पर पहले से लगता आ रहा है, एक बार फिर से इसी तरीके का आरोप जो है वो लगाया गया है। लेकिन इस बार की बात अगर की जाए तो ये बड़ा आरोप जो है वो बड़ा खुलासा विदेश मंत्री ने किया है यूएनएससी में। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आतंकवादियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाती है पाकिस्तान में, इसलिए आतंकवादी वहां पर फलते फूलते हैं। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया है। आतंकवादियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाती हैं पाकिस्तान में। आतंकवाद से कई दशकों से लड़ रहा है भारत। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में कही है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा काउंसिल में ये बात जो है वो कही गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पोल खोलने का काम किया है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को 5 स्टार सुविधाएं दी जाती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवाद से कई दशकों से भारत लड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर आतंकवादियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दिए जाने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। पाकिस्तान में आतंकवादियों को किस तरीके से पनाह दी जाती है ये जग जाहिर हो चुका है और अब एक बार फिर से ये पोल खोलने का काम विदेश मंत्री ने किया है कि 5 स्टार सुविधाएं पाकिस्तान में आतंकवादियों को दी जाती हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर के गंभीरी नदी पर बना पुल ऐतिहासिक धरोहर के साथ तो प्राचीनता को दर्शाता है, लेकिन जिला प्रशासन की उपेक्षा के चलते यह पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण जो है वो इस पुल की दीवारों में वर्षों से उग रहे पेड़ पौधे हैं, जिनकी सुध नहीं ली गई और ये पेड़ पौधे पुल को खोखला करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के शहर के बीच बहने वाली गंभीरी नदी, जिसे शहर की गंगा भी कहा जाता है, इसके ऊपर पुल बनाया गया है जो संरक्षित स्मारक होने के साथ संरक्षित क्षेत्र घोषित है। लेकिन आज इस पुल की दीवारों में पौधे उग गए हैं, पेड़ उग गए हैं, इसके चलते ये पुल खोखला हो रहा है।
चित्तौड़गढ़ की वीर ऐतिहासिक भूमि पर रियासत काल और ऐतिहासिक जो निर्माण किया हुआ पुल है, उसमें देखा जाए तो वाकई में काफ़ी समय से इस धरोहर पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और पेड़ उग चुके हैं, जिससे क्या है कि इस पुल को कभी भी क्षति हो सकती है, कभी भी नुकसान हो सकता है। प्रशासन को और सरकार के या प्रतिनिधियों को इस विषय पर ध्यान देते हुए इसके रिनोवेशन के लिए, इसके लिए सही तरह से इसमें जितने भी क्रैक आए हैं उनको वापस व्यवस्थित करके इस धरोहर को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए और चित्तौड़ वासियों को भी इसके लिए साथ में आना चाहिए। वेरी नदी पर बना पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि इस पुल पर अब जिस तरीके से पेड़ पौधे उगने लगे हैं और इसकी वजह से ये पुल जो है वो खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये पुल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, काफ़ी प्राचीन ये पुल, और अब इस पुल की जो स्थिति है वो जर्जर स्थिति में ये पुल पहुंच चुका है। इसकी रखरखाव, इसकी देखरेख जो है वो नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये हो रहा है। प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस पुल की यह हालत हो चुकी है कि इसकी देखरेख वहां पर नहीं की जा रही है और यह कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और वहां पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, दौरा कर रहे हैं और स्थिति की जानकारी वहां पर ले रहे हैं, मंदिर में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौलतगंज में अखिल भारत हिंदू महासभा के दफ्तर में रविवार को शुरू की गई गोडसे ज्ञानशाला को प्रशासन ने बंद करवा दिया और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महासभा के दफ्तर पर धारा 144 लगा करके नोटिस चस्पा कराने की कार्रवाई की है। और वहीं हिंदू महासभा से इस आयोजन को लेकर के जवाब भी मांगा गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले हिंदू महासभा ऐसे कई आयोजन को लेकर के विवाद खड़ा कर चुकी है। जिला प्रशासन ने इस गोडसे ज्ञानशाला मामले में रविवार को संज्ञान लेकर के नोटिस जारी किया और आयोजन स्थल पर धारा 144 लगा दी गई। हमने 144 में आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी तरीके से ऐसा महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है और उन लोगों ने वहां से अपना जो भी सेटअप था उसको हटा लिया है। अब इशू रिजॉल्व हो गया है, कोई मुद्दा शेष नहीं है। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।